हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 6 ज्योग्राफी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कवर कर रखा है। और चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 इसमें हम लोग पृथ्वी की गतियाँ आज पढ़ेंगे। और इसमें कि जैसे हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की गति के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, घूर्णन, परिक्रमण। और इसके बाद हमारा पृथ्वी का कितने अक्ष पर झुकाव है। और उसके बाद हम लोग परिभ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि परिक्रमण क्या है। और उसके बाद फिर हम लोग ऋतुएं जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि ये यहाँ पे आप लोगों को एक पृथ्वी का सिंबल दिखाया हुआ है, तो ये जो है ऐसी हमारी पृथ्वी है, लेकिन इसमें पूरा गोलाकार दिखाया गया है। लेकिन हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था हमारी पृथ्वी का आकार जो है थोड़ा सा चपटा है। और कहाँ पे? ये ध्रुवों के पास में। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव था और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव था। अब पृथ्वी की गति कैसे होती है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, और हमारे जो अन्य ग्रह हैं उनकी गति कैसे होती है? क्लॉकवाइज। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अब ये यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला। ठीक, यहाँ पर ये वाला भी। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा घूर्णन है। ठीक, ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है। तो चलिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को 3 डिफिनीशन मिल रही है। ठीक है, अब 3 डिफिनीशन में लगभग तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और हम लोग देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हमारा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये डिफिनीशन आपको बहुत से एग्जामों में भी पूछता है और हर जगह लगभग पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण, इसमें हम लोगों ने 2 डिफिनीशन जाना और पृथ्वी की गति के प्रकार घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, तो यहाँ पे 3 हमारा मेन पॉइंट हो गया। पहला हमारा यहाँ पे हो गया पृथ्वी की गति वाला, दूसरा हमारा हो गया घूर्णन और तीसरा परिक्रमण। अब हम देखते हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। अब जब ग्लोब ही हमारा एक काल्पनिक है, मतलब हम लोगों ने पृथ्वी के आकार का केवल उसको दर्शाया है, एक्चुअल में पृथ्वी वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, 99% हमारी पृथ्वी का आकार वैसा ही है। और उसमें जो अक्ष की रेखाएं दर्शाई जाती हैं तो वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो है कितने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब जैसे कि आप लोग ये प्रैक्टिकल घर पे भी अपने करके देख सकते हैं। एक बड़ा सा गोला लीजिए, गोले जैसे कि फुटबॉल कुछ भी ले लीजिए जो गोले के आकार का हो, और उसको अंधेरे में एक टॉर्च की सहायता से आप उस पर लाइट मारिए, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर लाइट जा रही है वही उतना भाग हम लोगों को दिख रहा है। अब जबकि उस गोले के पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे अंधेरा रहेगा। सेम स्थिति हमारी ऐसे ही पृथ्वी की है। ठीक, मतलब सूर्य का प्रकाश हमारा जहाँ तक पड़ता है वहाँ पर दिन होता है और उसके पीछे वाले भाग में रात होती है। लेकिन पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही है, तो ये स्थिति हमारी बदलती रहती है, दिन और रात वाली। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि 3.2 में दिखाया गया है, ये वाला जो फिगर है ये देखिए, ये इसमें जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये
घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और जिस भाग पर अंधेरा है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और ये यहाँ पर हमारी रोशनी पड़ रही है, तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पर दिन है इस साइड और इस साइड रात है। ठीक, अब चलिए हम लोग फिर से आते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर इस वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया हुआ 3.2 में, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए हमारा अक्ष यहाँ पर है और ये हमारा प्रदीप्त वृत्त की लाइन ये है, तो अक्ष से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से थोड़ी ना मिल रहा है, वही चीज़ पे बताया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर अपनी ही धुरी पर कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक, अब इस वाले फिगर में 3.1 में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बताया गया है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें देखिए एक लाइन है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये वाला दक्षिणी ध्रुव, और ये पृथ्वी का समतल कक्षीय और ये हमारी प्रदीप्त वृत्त वाली लाइन है। और ये देखिए अक्ष पर कितने झुकी है, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ये देखिए पृथ्वी के कक्षीय लंबवत ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला। ठीक, और ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी मकर रेखा है, जैसा कि हम लोगों को पता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री होती है, ये 23.5 डिग्री होती है। ठीक, और 0 डिग्री के ऊपर का भाग जो है ये उत्तरी वृत्त हमारा है पूरा, और ये नीचे वाला भाग ये हमारा दक्षिणी वृत्त है। ठीक, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें 1 मिनट ऊपर भी एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। ठीक, इसमें ये चीज़ बताया गया है, आप लोग प्रयोग करके अपने घर पे देख सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ये पॉइंट किसने कहा था, ये हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बताया था। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो क्या होगा, मतलब कि अगर हमारी पृथ्वी एक जगह पर स्थिर रहेगी और जब स्थित रहेगी तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर दिन होगा और जहाँ पे नहीं पड़ रहा है वहाँ पे रात होगी। मतलब कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसी प्रक्रिया हमको देखने को मिल सकती है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर लगातार गर्मी में कोई रहना चाहे तो नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके इंसान के हिसाब से उसका वातावरण नहीं मिल रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये परिक्रमण की डिफिनीशन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये फिगर, इसमें जो है क्या क्या दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक, उत्तरी ध्रुव ये वाला, ये नीचे वाला दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर 21 मार्च डेट दी हुई है, बसंत ऋतु
ठीक, ये वाली है बसंत ऋतु और ये है शीत ऋतु, ये है शीत ऋतु, ये है ग्रीष्म ऋतु। ठीक, और अब हम लोग फिर देखते हैं इसमें जो है क्या दिखाया गया है, दक्षिणी ध्रुव और इसमें भी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसमें भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी और इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी। ये दक्षिण अयनांत है और ये हमारा जो है उत्तर अयनांत है। ठीक, यहाँ पर 21 जून डेट है, 21 मार्च, 23 सितंबर और यहाँ पे 22 दिसंबर। इन सब डेट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, ये पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं के बारे में बताया गया है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष कब कहेंगे हम लोग, जब फरवरी हमारी 29 दिन की होगी। ठीक है, और ये हर 4 साल पे होता है। अच्छा, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि कोई भी आप ईयर ले लीजिए, जैसे कि हमने लिया 2000, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाती है तो वो हमारा लीप ईयर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 500 आया, मतलब ये सन 2000 हमारा लीप ईयर था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं 2016। अब इसको 4 से करें तो 4 पंचे फिर 4 चौक 16, ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया। मतलब कि ये क्या है हमारा, ये भी हमारा 2016 भी हमारा लीप ईयर था, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 दिन की थी। ठीक, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग 2013 लेते हैं, एक सेकेंड, ये हमारा 2013 है, तो क्या ये हमारा 4 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है, तो ये हमारा लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, अब हम चलिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, आओ कुछ करके देखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी, जैसा कि ये दिखाया हुआ है इसमें फिगर में। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। मतलब 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। ठीक, और क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लिखा ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब ये वाला हमको पॉइंट ध्यान में देना होगा कि उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं।
22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे किस ऋतु में मनाया जाता है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी रात पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि विषुव क्या है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग विषुव कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे हम लोग आओ कुछ करके सीखें, इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा सा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी बिंदु के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है और उसका कोण क्या होता है? 66.5 डिग्री। ठीक, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब ये हमारा अभ्यास प्रश्न आ गया है, तो हम लोग अभ्यास प्रश्न भी अपना कर लेंगे और मैं आप लोगों को केवल बोल के बता सकती हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के इसका आंसर होगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है और इसका झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर 66.5 डिग्री कर सकते हैं, ये होगा आपका। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। घूर्णन तथा परिक्रमण को परिभाषित करें। अब हम लोग घूर्णन के देख लेते हैं कि क्या होता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है और इसी से हमारा क्या होता है? दिन और रात। अब हम देख लेते हैं कि परिक्रमण क्या है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या फिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आप लोग ये आंसर लिख भी सकते हैं, मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीप वर्ष क्या है। तो यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों की होती है। इस लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, जैसा कि हमने आप लोगों को ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल दे के समझाया भी था, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों के में अंतर बताइए। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग उत्तर अयनांत देखेंगे, फिर दक्षिण अयनांत। 21 जून को पहले हम लोग उत्तर अयनांत देख रहे हैं। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे
लंबी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट, ये दक्षिण अयनांत दिखाया गया है। अब कह रहा है कि विषुव क्या है, विषुव के बारे में ये यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा विषुव है। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विषुव कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय पर होता है। ठीक, हम लोग देख लेते हैं अब इसके बारे में। लिखा है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इसीलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 7वां लिखा है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे कि 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं पड़ती, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। आप लोग ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या होगा हमारा। लिखा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था, परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण होगा। गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है किसी वस्तु को, ठीक है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान भरें। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक लीप ईयर वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 366। ठीक, अब पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ये हम लोग देख लेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो किस में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। ठीक है, अब है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर कर्क होगा। अब ये देखते हैं, ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में। अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि शीत ऋतु स्टार्ट हो गई है, तो दिन जो है काफ़ी छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। जैसे कि शाम टाइम में हम लोग देखते हैं सूर्य जो होता है जल्दी अस्त हो जाता है और तभी से हमारी शाम शुरू हो जाती है, फिर जल्दी से अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए हमारे दिन जो है छोटे हो जाते हैं। तो ये अपना देख लीजिएगा और कुछ करें। ठीक है, तो आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है इस चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा देखने के बाद कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और चलिए फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।